सोच के रखा था कि सहाफ़त में आना है। मैं फोटोग्राफी करता रहा हूँ 1975 से। और इस दौरान मैं मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस में फोटोग्राफी किया करता था और मेरी तस्वीर अखबारात में छपती थी। तो कितना अर्सा गुजारा आपने नवाब? नवाब वक्त में बड़ी लंबी तारीख है, यानी समझ लें 79 से जब नवाब कराची से निकला है, अक्टूबर में निकला है, मैंने नवंबर में निकला है और उसके बाद से मैंने नवाब को छोड़ा ही नहीं। 40 साल कैरियर को जब आप पीछे मुड़ के देखते होंगे तो क्या फील करते हैं? सैलरी मिलती थी, अल्लाह के शुक्र से उसी में गुजारा करते थे, ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। ठीक ठाक से मुराद ये कि हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं दे पाते, इनकी सिर्फ तालीम पर तवज्जो दी मैंने। हाँ, अलबत्ता एकोमोडेशन में उनको अच्छा नहीं मुहैया कर सकता, अपना घर आज तक नहीं बना। एक सहाफ़ी को अपना घर बनाना तो उसके लिए क्या करना? ज़मीर बेचना पड़ता है दूसरे बात में, ये कहते हमें तो एक तरह से सहाफत में निचोड़ा गया। विसल ब्लोअर के नए एपिसोड के साथ मैं हूं अख्तर शाहीन रिंद और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जनाब रज़ा हैदर भाई। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, परवरदिगार का बड़ा एहसान है। रज़ा भाई कब से सहाफ़त शुरू की? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में यहाँ इनवाइट किया, और बाद अज़ दुरूद व सलाम मैं अर्ज़ करता हूँ कि मैंने 1979 में जब नवाब वक्त कराची से निकला है तो मैंने एज ए फ़ोटोग्राफ़र ज्वाइन किया। उस वक्त के हमारे एडिटर थे नैयर सॉरी हम हुमायूं अदीब साहब मरहूम, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था और 1100 रुपये महीना के ऊपर रखा था मुझे। और तो सोच के रखा था कि सहाफ़त में आना है या वैसे असल में मुझे शौक था उससे पहले से। मैं फोटोग्राफी करता रहा हूँ 1975 से और इस दौरान मैं मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस में फोटोग्राफी किया करता था और मेरी तस्वीर अखबारात में छपती थी बाकायदा, क्योंकि उस वक्त यूनियंस होती थी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, और उसमें जो है बाकायदा स्टूडेंट वीक्स होते थे और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते थे जिनकी कवरेज में किया करता था। और वहाँ की जो यूनियन है उनके प्रेस के नुमाइंदे थे, यानी प्रेस सेक्रेटरी वगैरह, वो अखबारात में खबर तस्वीरें भेजते थे और फिर जब मैं वो देखता तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। इस शौक की बुनियाद पर मैंने नवाब वक्त किया। अच्छा, इससे पहले मेरा अपना ज़ाती स्टूडियो था, नवाब वक्त से पहले मेरा ज़ाती स्टूडियो था दस्तगीर में, फोटो पैराडाइज का वो चलता हुआ स्टूडियो था, लेकिन इस शौक की वजह से मुझे वो किसी हैंड ओवर करना। तो कितना अर्सा गुजारा आपने नवाब? नवाब वक्त की तारीख है, यानी समझ लें 79 से जब नवाब कराची से निकला है, अक्टूबर में निकला है, मैंने नवंबर में निकला है और उसके बाद से मैंने नवाब को छोड़ा ही नहीं। और अभी जो है सितंबर 2018 को जब मैं दफ्तर गया हूँ तो अमीन यूसुफ साहब होते थे वहाँ पे, हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने रमीज़ा निज़ामी साहब जो हमारी चेयरमैन है, डायरेक्टर MD हैं, उनका प्रेशर पकड़ा दिया, सर्विस रिटायर किया था। आपने नहीं छोड़ा लेकिन नवाब ने आपको छोड़ा। नवाब उसने हमें छोड़ दिया। तो उस वक्त क्या फीलिंग थी? फीलिंग तो यही थी कि ठीक है, थोड़ा सामने यकीन आ रहा था? हाँ, यकीन भी आ गया था कि हालात ऐसे चल रहे थे उस दौरान ना, फिर 12 से लोग को किया जा रहा है, तो हमने उसको महसूस नहीं किया। लेकिन अफसोस का मुकाम जो है वो ये है, आज 7 साल हो गए मेरी फाइनल सेटलमेंट नहीं है और इस सिलसिले में मैंने बड़ी अप्रोच की, नवाब लाहौर के हेड ऑफिस गया हूँ, 2-3 दफ़ा वहाँ गया हूँ, इस्लामाबाद में गया हूँ, चेयरमैन IT नहीं से मिला नहीं, सॉरी, उनको मैंने दरख्वास्त की कि मुझसे मुलाकात कर लें और वो दरख्वास्त दबानी भी थी और तहरीर भी, लेकिन इस पर कोई मुलाकात नहीं की? मुलाकात कितने वाजबात? कितने वाजबात में? वाजबात जो है देखें कि नवाब वक्त वालों का वतीरा रहा है कि ये अपनी तो थोड़ी जो है वो नहीं देते, सैलरी कम देते हैं, जिसे कहते हैं ना। मिसाल के तौर पे मुझे वेज बोर्ड अवार्ड 3 में ज्वाइन किया मैंने और अवार्ड 3 में ही मुझे मिला है। हालांकि नायब तो उन चंद इदारों में से जहाँ वेज वेज नाफिज था, वेज बोर्ड नाफिज था, लेकिन मुझे बेनिफिट नहीं, यानी समझ लें तकरीबन 40 साल जो है ये जॉब की मैंने, लेकिन वही एक ही ग्रेड,
पहले तो इन्होंने बहुत देर से मुझे अपॉइंट किया है, दरख्वास्त ले ली और रखी रही, फिर उसके बाद 80 में करीब लेटर दिया और मैंने उसे अपॉइंटमेंट, और उसके बाद जो है वो सब। ये बताइए कि 40 साल कैरियर को जब आप पीछे मुड़ के देखते होंगे तो क्या फील करते हैं, क्या समझते हैं कि हर प्रोफेशन में कैरियर स्ट्रक्चर होता है, क्या आपको आसरा होता है कि मेरी प्रमोशन होनी है कुछ टाइम बाद? देखिए, इसमें ऐसा रहा कि ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बहुत मोहतिस लोगों को मिलता है, हर आदमी इसमें नहीं आ पाता। और उस जमाने में बड़ी इज्जत थी सहाफ़ियों की, लोग जहाँ जाते थे उनको हाथों हाथ लिया जाता था, उनकी इज्जत की जाती थी, उनके काम कर दिए जाते थे। जाहिर सी चीज़ है, लोगों ने बहुत सारे काम भी कराए होंगे, 1 नंबर भी कराए होंगे, 2 नंबर भी कराए होंगे। अल्लाह का ताला का शुक्र है कि आज किसी गलत काम की तरफ, और जितना भी था जितनी सैलरी मिलती थी, अल्लाह के शुक्र से उसी में गुजारा करते थे, ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। ठीक ठाक से मुराद ये कि हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं दे पाते थे। मिसाल के तौर कितने बच्चे हैं? पर मेरे माशाल्लाह 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, उनकी सिर्फ तालीम पर तवज्जो दी मैंने। हाँ, अलबत्ता एकोमोडेशन में उसको अच्छा नहीं मुहैया कर सकता, और किराए पे रहता अपना रहा। घर? अपना घर आज तक नहीं मिला। 40 साल के कैरियर के जी बाद जी जी, अपना घर आज तक नहीं। कैसे बनता है अपना कैरियर? अपना घर बनने के बहुत से वो है, एक तो ये कि बस परवरदिगार की दाद होती है, और कुछ अपने रिसोर्सेज होते हैं जो इंसान करता है, कुछ माँ बाप की तरफ से मिल जाता है, बहनों की तरफ से मिल जाता है, या फिर ये कह लें कि आदमी अपनी एफर्ट्स करता है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करनी पड़ती है। एक सहाफी को अपना घर बनाना तो उसके लिए क्या करना? नहीं, बनाने के लिए तो देखें बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं, बड़े बड़े मकान बनाए, बड़ी बड़ी जायदाद, उसकी कोई कीमत चुकानी पड़ती? जमीर की कीमत चुकानी पड़ती है, जमीर बेचना पड़ता है दूसरे को। और हमें तो एक तरह से सहाफत में निचोड़ा गया, और उसमें हमने जो है अपने खुद ही अंजाम दिया, प्राइस को और खुद ही अंजाम। लेकिन ये लालच कभी नहीं की कि हमें अच्छे काम में हमें मानताना में कुछ नहीं, ये कभी लालच नहीं। इसका शायद ये कह लें कि फ़ायदा उठाया, या ये कह लें कि हमारे कोई ताल्लुकात नहीं थे ऐसे कि अब किसी के ज़रिए कहलवा सकेंगे भाई। बेरोजगारी का टाइम कैसे गुजरा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बच्चे माशाल्लाह से काबिल हैं, और अपनी तालीम का फ़ायदा उठाया। मेरे बेटे ने माशाल्लाह से MBA किया है, 3 MBA किए हैं, फाइनेंस में किया है, HR में किया है, लॉ में किया है। और एक बेटे ने मेरे मास्टर्स किया है एनवायरनमेंट में, और एक बेटी मेरी डॉक्टर है, मेरी जो है कॉमर्स है। तो अल्लाह का शुक्र है, बच्चों की तरफ तवज्जो दी, बाकी अल्लाह। तो बच्चों की सपोर्ट आपको रही, लेकिन हर सहाफी को ये सपोर्ट मैसर नहीं। जी हाँ, ये काबिल अफसोस है ये बात कि बहुत से साथियों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से साकत में पहुँचा सा आया हुआ है। लोग जो हैं सहाफत को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या नए आने वाले जो है वो सहाफत से मुतनफ़िर है। क्या वजह समझते हैं? उसकी वजह ये है कि ये मालिकान का जो किरदार है, मालिकान जो है अपने प्रमोशन के लिए, प्रॉफिट के लिए सहाफियों को बेनिफिट्स नहीं देते। अब हमारा जो है वेज बोर्ड अवार्ड जो हमें दिया था भुट्टो के दौर में, उसको उस पर अमल करने में बहुत देर करते हैं। मिसाल के तौर पे 8वां वेज बोर्ड नाफिजुल अमल है, वो ख़त्म हुए भी काफ़ी टाइम गुजर चुका है, मजीद कुछ और वो भी 3-4 इदारों के अलावा तो कहाँ है वो? नहीं, 3-4 इदारों के अलावा बाकी तो देते भी नहीं है। पूरी इंडस्ट्री में तो सुना भी नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि वेज बोर्ड है और हम किस कैटेगरी में आते हैं। तो इसका जिम्मेदार आप सिर्फ मालिकान को समझते? मालिकान को और ज़रूरतमंद साहब हैं,
जो सहाफ़ी ज़रूरतमंद हैं, वो जो इस पेशन से आए थे यहाँ पे कि हमें रूम मिलेगा और हमें माशरे में एक मुकाम मिलेगा, वो इस वक़्त नहीं है, माफ़ कीजिएगा, गुज़र गया ज़माना, अब नहीं है। सहाफ़ती यूनियंस के किरदार को कैसे देखते? इस सहाफ़ी यूनियनों को तो तोड़ दिया ना, तोड़ के रख दिया। यानी पहले होती थी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, और वो एक ही तंजीम थी जिन्हें उसने स्टैब्लिश किया था, वही चल रही। असल में सहाफत पे जो है कदगन लगाया गया ना, वो बड़ा अफसोसनाक है, और इससे सहाफत को बड़ा नुकसान है। किसने लगाया? सहाफत का ये क्या कहें कि इसको 1963 गालिबन ये था, और उसमें एक अयूब खान का दौर था, और उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करके सहाफत पर कुछ पाबंदियाँ लगाई थी, और इसकी वजह से जो है सहाफत को नुकसान पहुँचा। हमारी तंजीमों ने जो है एहतजाज भी काफ़ी किया था। बस इसको इस तरह कह लें, फिर उसके बाद जो है वो तक़सीम दर तक़सीम शुरू हो गई। ज़ियाउल हक़ के दौर में जो है ये सहाफ़ियों को ख़रीदने की कोशिश की गई, सहाफ़ी बिके भी। सहाफ़ी से मुराद ये है कि मालिकान, सहाफ़ी का कोई किरदार इतना ज़्यादा अहम नहीं होता है, मालिकान का किरदार ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे ज़ियाउल हक़ के दौर में जो है सहाफ़ियों की तंजीम को तोड़ा गया, वो तंजीमें बनाई गई। एक जो है फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के नाम से रही, उसकी जो है धरना के नाम से रही। इसमें जो है बड़ा नुकसान आम सहाफ़ी का हुआ। और इस वक्त तो कैफियत ये है कि सहाफ़ी तक़सीम दर तक़सीम होते चले जा रहे हैं। लोगों को हिस्ट्री का शौक, और ये कह लें कि उसके पीछे क्या है, इससे क्या सिर्फ हिस्ट्री बेनिफिट, का शौक आप समझते हैं? एडिशन बेनिफिट्स, लोगों को बेनिफिट्स है। सदर हूँ मैं, सेक्रेटरी हूँ मैं, नहीं तो क्या सहाफ़ियों की जनरली मदद हो रही है? कोई मदद यूनियंस नहीं, कर रही हैं? कोई मदद नहीं कर रहा है इस तो वक्त। फिर क्यों ना सहाफ़ी बनाए? ये यूनियंस अपना किरदार अदा कर रही हैं? यूनियंस अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। तो किरदार अदा करना था सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए, ऐसा क्यों नहीं? सहाफ़ियों को कुछ हुकूमतों ने, मिसाल के तौर पे भुट्टो साहब ने 74 में इनकी बेनिफिट्स के लिए कुछ इकदाम किए थे, कुछ सहाफ़ियों की रिहाइश का इंतज़ाम किया था, कुछ प्लॉट्स वगैरह दिए गए थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सहाफ़ी पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं लिखें, ये नहीं था इसका मतलब। फिर उसके बाद ये हुआ कि बेनज़ीर जब आई 88 में, 1988 में जब इक़्तिदार में आई, ज़ियाउल हक़ के मार्शल्ला के बाद, तो जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने फिर यही बात की कि सहाफ़ियों को कुछ करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। और उसमें उन्होंने पहले तो कोशिश ये की कि उनको बना के, सहाफ़ियों को बना के फ्लैट्स दिए जाएं माई कलाची रोड पे। ये ग़ालिबन मुझे डेट सही तरह से याद नहीं है। तो उनका प्लान ये था कि सहाफ़ियों को फ्लैट्स बना के माई कलाची रोड पर दिए जाएँ। लेकिन हमारे कुछ ऐसे सहाफ़ी थे जो, अब क्या कहें कि उनको कहलाया गया था या क्या किया गया था, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब हमें प्लॉट चाहिए। उस बुनियाद पे उन्होंने हाक्स बे पे प्लॉट अनाउंस किया। और वो हाक्स बे प्लॉट की कैफियत ये है कि आज भी वही कीमत है जो कीमत शुरू में थी, दरमियान में बढ़ती है। कराची के हालात ऐसे रहे हैं कि इस वक्त जो है 400 गज़ का प्लाट वहाँ 20-25 लाख रुपए में बिक रहा है। वो तो कुछ भी नहीं है, और वो उसको भी अनाउंस किए हुए और सोसाइटी को बनाए हुए एक ज़माना गुजर गया, लेकिन कोई डेवलपमेंट वहाँ नहीं है। जिसे कहते हैं डेवलपमेंट कहते हैं, ताकि वहाँ लोग बना के रह सकें, ऐसे कोई नहीं। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, तो आदमी क्या जाकर रहेगा वो। अब ये चीज़ है, सहाफ़ियों को सोचना चाहिए इस चीज़ को, यूनियंस को सोचना चाहिए कि भाई अब इनको किस तरह मसले को हल किया जाए। और अब तो कैफियत ये है कि सहाफ़ियों को जो है वो पीस दिया गया है, जिसे कहते हैं ना। अक्सर बेशतर अखबारात बंद होते हैं, बल्कि बंद नहीं होते, वो नाम के बंद होते हैं,
وہ اپنی ڈمی چلاتے ہیں اخبارات، اور مالکان اخبارات جو ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں حکومت سے، حکومتی ڈپارٹمنٹ سے، ان کے اشتہارات ویسے کے ویسے ہی ان کو مل رہے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کسی ایک اخبار میں 5-6 آدمی رکھ لیے انہوں نے، ایک کمپیوٹر آپریٹر رکھ لیا، ایک فیکس پہ رکھ لیا، ایک جو ہے وہ اشتہارات میں رکھ لیا، ایک وہ ایڈیٹر کے نام پہ یا ریزیڈنٹ ایڈیٹر کے نام پہ ایک انچارج بنا کے رکھ دیا جسے، لیکن وہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر بھی نہیں ہوتا۔ اخبار کا دفتر ایک کمرے میں کھول دیا اور اس کے بعد وہ اخبارات یہاں سے جمع کرتے ہیں۔ پہلے جو ہے پاکستان میں صرف 2 نیوز ایجنسیاں ہوتی تھیں، اے پی پی اور پی پی آئی، جو کہ اخبارات کو جو ہے وہ خبریں اور تصاویر مہیا کرتے تھے، اور وہ اخبارات ان کو منتھلی پیمنٹ کرتے تھے باقاعدہ۔ اس کے بعد ہوا 90s کے بعد جو یہ ہوا ہے کہ بے شمار ملکی اور غیر ملکی نیوز ایجنسیاں کھل گئیں، اور انہوں نے دھڑا دھڑ تصویریں اور خبریں جو ہے وہ اخبارات کو دینی شروع کر دیں۔ اس کا نقصان یہ ہوا صحافت میں، صحافیوں کو، عام صحافیوں کو، کہ مالکان نے اپنے بندے کم کرنا شروع کر دیے، اور فوٹوگرافرز بھی کم کر دیے انہوں نے، رپورٹرز بھی کم کر دیے۔ وہ تو ایک جدت ہے، اس کو آپ روک تو نہیں سکتے، ساری دنیا میں چیزیں ہاں، آگے تو بڑھی اس میں جو ہے اس میں کم تو کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا نا کہ آپ نوکری کھا جائیں کسی کی، لیکن اس کا مزید نقصان یہ ہوا کہ اب جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مالکان نے یہ چھوٹے سے سیٹ اپ بنا دیا ہے، اور اخبار دھڑا دھڑ نکال لیں، یہاں سے خبریں جمع کرتا ہے، مثال کے طور پر ہیڈ آفس لاہور میں، ہیڈ آفس کراچی میں یا اسلام آباد میں ہے، اور دوسرے شہروں میں انہوں نے ایک چھوٹے چھوٹے سے وہ بنا دیے ہیں جو کہ فری لانسر کام کرتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگے، مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، صحافت کا مستقبل تو پوری دنیا میں اچھا ہے، یہ صرف پاکستان میں کیوں خراب ہے؟ پوری دنیا میں اخبارات پڑھے جاتے ہیں، یعنی لوگوں کا، آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی اور خبریں، تصویریں دیکھی ہوں گی کہ جس میں لوگ ٹرین میں بیٹھے جا رہے ہیں اور اخبارات پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے لوگوں کو ابھی بھی ڈکلیریشن کے بعد جو ہے لوگوں کو اچھی خاصی اس میں وہ تعداد میں اخبارات چھپتے ہیں۔ اپنے کیریئر کا کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں گے، کوئی واقعہ ایسا یاد، اچھا یا برا؟ نہیں، دیکھیں اس فیلڈ میں اچھے واقعات تو کم ہی دیکھیں، برے واقعات بہت دیکھیں۔ ابھی یہ جو آپریشن 92 تھا، اس میں کراچی کے حالات کے بارے میں دنیا جانتی ہے، اور اس میں جگہ جگہ جو ہے پریشانیاں ہوتی تھیں، لوگوں کو پریشان کیا جاتا تھا، یا یہ کہ دہشت گردوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ نام نہاد دہشت گرد کہہ لیں آپ، یہ جو بھی کہہ لیں آپ، ان کو روکنے کے لیے آپریشنز کیے جاتے تھے، مختلف علاقوں کا کو کور کیا جاتا تھا، ان کی جامع تلاشی لی جاتی تھی، گھر گھر جو ہے وہ سیکورٹی فورسز جا کے ان کی تلاشی لیتی تھیں، اور لوگوں کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ اپنی اس کی قمیض جو ہے وہ منہ پہ ڈال کر، اور پھر ان کو لے جایا جاتا تھا گرفتار کر کے، اور ان کے بعد کب چھوڑا جاتا تھا یہ پتہ نہیں، اور اس سے جو ہے بے شمار لوگ جو ہے عدالتی کارروائی میں اس میں بہت پریشان ہوئے۔ تو یہ افسوسناک واقعات تھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں۔ 87 میں غالباً صدر بم بلاسٹ ہوا، ڈبل بم بلاسٹ ہوا تھا، مین اسٹریٹ اسٹریٹ تھی اور بوری بازار، آپ نے اسے کور کیا تھا؟ اس کو ہم نے کور کیا تھا۔ وہاں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، لوگ جو ہے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور اس میں کافی اموات ہوئی تھیں۔ یہ ضیاء الحق کا دور تھا غالباً۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک واقعہ ہوا تھا 85 میں، سہراب گوٹ کو جو ہے انہوں نے ہٹانا تھا وہاں سے، جو آبادی تھی کچی آبادی، اور اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کرنا تھا، تو وہاں پہ فسادات ہوئے، ان کو کلیئر کرانے کے لیے غوث علی شاہ اس وقت وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے، تو وہاں ریئیکشن ہوا بہت زیادہ، اور لوگ جو ہے وہاں سے موو کر کے سرجانی ٹاؤن سے ہوتے ہوئے قصبہ کی طرف چلے گئے، وہاں پٹھان کالونی ہے، وہاں پہ آباد ہو گئے، اور وہاں پہ اس کا ریئیکشن انہوں نے یہ دیا کہ وہاں کی جو آبادیاں تھیں قریب کی، جیسے علی گڑھ تھی کالونی تھی اور قصبہ کالونی، وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا،
اور وہاں کے گھروں کو جلایا گیا اور گھروں کو لوٹ لیا گیا، لوگوں کو قتل کیا گیا. یہ بے شمار واقعات تھے اس طرح. رائٹ. اور آخری بات کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں یار، تو آپ نے پوچھا ہی نہیں کوئی ایسی چیز کے میں کیا کہ جو میسج دینا گے صحافت سے ریلیونٹ اپنے کیریئر سے متعلق؟ بھئی صحافت میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ صحافت بہت اچھی چیز ہے. اس کو صحافت کو مملکت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، اور چوتھا ستون گرانے کی کوشش کی گئی ہر حکومت میں، اور اب اس وقت زمیں بوس کر دیا گیا ہے. پی کا ایکٹ جو آیا ہے اس سے صحافت کو انہوں نے زمیں بوس کر دیا ہے. اب میں نئے آنے والوں کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ سوچ سمجھ کر آئیں اور پریپریشن کے ساتھ آئیں تاکہ ان کا مستقبل محفوظ ہو سکے. بہت شکریہ آپ کا رضا بھائی، کیا میں نے کافی کچھ کہہ آپ نے دیا؟ ٹائم نکالا. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے موقع دیا، میرے مسائل کو سنا. یہ ناظرین، وسل بلور پاکستان کے نئے ایپیسوڈ میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی.